डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संकट के इस दौर में एक तरफ जहां पुलिस कोरोना योद्धा की भूमिका में है, वहीं अपराधियों पर नकेल कसने में भी पीछे नहीं रह रही है। पिछले दिनों सदर मोतीपुर और पारू इलाके में बैंक लूट की घटना में शामिल रहे लोकेश ठाकुर को गिरफ्तार करने के साथ ही कुख्यात मुकेश पाठक के 2 संदिग्धों को दबोच लिया। कई बैंक लूट और अन्य घटना में शामिल रहे फर्दोगोला निवासी लोकेश ठाकुर को पुलिस ने भगवानपुर चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2,01,500 रुपए, 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया। सदर मोतीपुर और पारू इलाके में कई बैंक की लूट की घटना में शामिल रहे लोकेश को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। गुरुवार को वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं गुरुवार की सुबह लेप्रोसी मिशन के पास वाहन चेकिंग के दौरान 3 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये सभी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए बाइक से निकले थे। पकड़े गए युवकों में जितेंद्र बादल, विकास कुमार और मोहम्मद सद्दाम के पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 1 टाइगर चाकू के साथ साथ 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इधर संतोष झा हत्याकांड में शामिल रहे मुकेश पाठक गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश पाठक गिरोह में इस्तेमाल किए जाने वाला कार्बाइन कांटी मधुबन के प्रिंस कुमार ने लाकर रविरंजन नामक युवक के घर पर रखा हुआ है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मधुबन गांव में छापेमारी कर कार्बाइन, मैगजीन, कारतूस वगैरह बरामद कर लिया। इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने संतोष झा हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकार की है। इधर मनियारी पुलिस ने गुरुवार को वाहन चेकिंग के दौरान 850 ग्राम चरस के साथ रजनीश राजा नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से युवक का एक साथी भाग निकला। पुलिस उसका नाम पता मालूम कर तलाश में जुट गई है। 24 घंटे में मुजफ्फरपुर पुलिस जिला भर में करीब 4 उपलब्धि हम लोगों ने किया है। प्रथम उपलब्धि मनियारी थाना के अंतर्गत है, जिसमें एक रजनीश कुमार उर्फ राजा पकड़े गए हैं, जिनके पास से करीब 850 ग्राम चरस जैसा नशीला पदार्थ में पाया गया है। इनके ऊपर पूर्व में जो है आपराधिक इतिहास है, ये 4 बार जेल जा चुके हैं, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर ज़िले से। दूसरी घटना जो है आपको मिठनपुरा की है, जहाँ पे मिठनपुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनका नाम जितेंद्र कुमार उर्फ बादल है, विकास कुमार और मोहम्मद सद्दाम है। इनके पास से 1 देसी पिस्तौल बरामद किया गया है, 1 देसी पिस्तौल, 12 बोर का बरामद हुआ है और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और इन लोगों के पास से 1.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। ये इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसके बाद कांटी में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी जो है घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये अपराधी मुकेश पाठक गिरोह के साथ में पूर्व में जो शिवहर और सीतामढ़ी में जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी संलिप्त हैं। इनमें छापामारी किया गया। इनके पास से 1 कंट्री मेड कार्बाइन, उसका 2 मैगजीन, 9 mm का कारतूस 7 मिला है और कुछ अन्य कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें रवि कुमार और प्रिंस कुमार पकड़े गए हैं। प्रिंस कुमार का आपराधिक इतिहास पूर्व का है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में अगल बगल के जिले मोतिहारी और शिवहर और सीतामढ़ी से संपर्क किया जा रहा है। कार्बाइन कहाँ से है, कुछ मिल पाया? इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है, बाद में आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कुल कितने मामले और सर कितने अपराधी गिरफ्तार? प्रिंस कुमार का आपराधिक इतिहास, जैसे कि मैंने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास मोतिहारी, सीतामढ़ी और शिवहर में है, जिसके बारे में इन जिलों के पुलिस से हम लोग संपर्क में है। जैसे अवगत होगा आपको बताया जाएगा। ये अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है सर सभी मामलों में? अभी एक अन्य मामले के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, फिर बताते हैं। एक अन्य मामला
सदर थाना का है, जो पूर्व में आपको पारू और मोतीपुर और सदर थाना में एक लूट की घटनाएं, बैंक की लूट की घटनाएं हुई थी, जिसके बारे में SIT ग्रुप को सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका एक सक्रिय सदस्य लोकेश ठाकुर अपने जो बैंक के लूटे गए पैसे थे उसमें से कुछ पैसे इसके पास से है, कुछ हथियार भी है, अन्य बैंक से लूटे हुए कागजात इसके पास से है। इसके छापामारी किया गया। छापामारी में कुल जो है इसके पास से 2,01,500 रुपया बरामद हुआ, 2 देसी कट्टा बरामद हुआ, कुछ हथियार जिनके मैगजीन बरामद हुए और 2 कारतूस बरामद हुआ। इस प्रकार से कुल हमारे इन चारों अभियान में 8 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी करने के लिए हमारे जो टीम है वो प्रयासरत रहे। मुजफ्फरपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार मिल रहे हैं 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में छठे दिन भी 3 और नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अभी तक कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18 हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में 3 और कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 हो गई है। साथ ही कहा कि यह संयोग है कि छठे दिन भी आंकड़ा 3 का रहा। ये तीनों मरीज मोतीपुर, बंदरा और कुढ़नी के रहने वाले हैं। 3 और मामले आज हम लोगों को छठवें दिन मिले हैं और लगातार हम लोग जो माइग्रेंट्स लेबर्स आए हैं उनका सैंपलिंग करा रहे हैं उसी के आलोक में। तो इस प्रकार कुल मामले हम लोगों के 18 हो गए हैं और उनका डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको डिटेल बताएंगे। 3 का संयोग आज भी है सर? अभी महज संयोग है इसमें और हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन 3 आ रहा है और छठवां दिन है और 18। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन हत्या, लूट व छिनतई जैसी घटना घट रही है। एक बार फिर बेलगाम अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। निर्मम हत्या कर शव को सदर थाना क्षेत्र के पताही में फेंक दिया। गुरुवार की अहले सुबह पताही मिडिल स्कूल के पास एक महिला बकरी चरा रही थी, तभी उसकी नजर एक अज्ञात शव पर पड़ी। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। देखते ही देखते काफी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इस घटना की सूचना सदर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। आपको बता दें कि शव के पास से पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, जिस कारण शव की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही शरीर पर दर्जनों जगह चाकू के निशान पाए गए हैं। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बेरहमी से हत्या कर फेंक देने की आशंका जताई है। क्या जानकारी मिला है? हमारे यहाँ मजदूर लोग आए हैं असम से, गुवाहाटी से चल के, तो हम लोग उन्हीं के जांच कराने के लिए सदर अस्पताल गए थे। लेकिन वहाँ हमको यहाँ से फ़ोन गया कि कोई महिला इधर आ रही थी बकरी ठोकने के लिए। तो यहाँ से हमको फ़ोन गया कि कोई कस्तूरबा विद्यालय के पीछे एक लाश पड़ा हुआ है। हमने जानकारी लिया कि लाश मर्द का है कि औरत का है, तो बोला कि नहीं मर्द का है, उम्र 25-30 के आसपास का है। तो हमने सदर थाना को फ़ोन किया, सदर थाना तुरंत रिस्पॉन्स लिया और सदर थाना भी आई। और अभी आप लोगों के माध्यम से भी ये मैसेज चला गया, लाश किसका है शिनाख्त नहीं हो पा रहा है, न उसके पास से कुछ निकला है, अभी तक वो अज्ञात है। वहाँ से कुछ चाकू गोली कुछ बरामद हुआ? वहाँ से कोई चाकू गोली कुछ भी बरामद नहीं हुआ, सिर्फ उसका डेड बॉडी बरामद हुआ। उसके पॉकेट से भी कुछ नहीं निकला है, कोई एविडेंस भी नहीं है उसके पॉकेट में कि कहाँ क्या है नहीं है। और पुलिस तुरंत तत्परता दिखाते हुए वो मेडिकल ले गई है। अभी अज्ञात शव की सूचना मिली थी, सूचना पर हम लोग बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। जांच किया जा रहा है, जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है, जो जांच में तथ्य आएंगे सामने। कोरोना बंदी के बीच मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने नई पहल की है, जिसके तहत बाहर से आए मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक विशेष पहल की गई है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़ा जाए। इसके तहत डीएम ने सभी प्रखंडों के बीडीओ और सीओ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिया है कि प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर मनरेगा कैंप लगाए जाएं। डीएम ने मुजफ्फरपुर के एक क्वारंटाइन सेंटर में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर और पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों पर मनरेगा कैंप लगाए जाएं।
इन कैंपों में प्रखंडों के मनरेगा पीओ अपनी टीम के साथ बैठेंगे और प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनाएंगे। दरअसल यह तब हुआ जब मुजफ्फरपुर डीएम एक क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे। तभी वहां मौजूद कुछ प्रवासी मजदूरों ने रोजगार की बात उठाई, जिस पर डीएम ने जवाब में यह घोषणा कर दी। उसके साथ साथ हम लोग अपने आरसीटी के माध्यम से कुछ केंद्रों पर जो लोग इच्छुक हैं वहाँ प्रशिक्षण भी करा रहे हैं। जैसे मशरूम की खेती का प्रशिक्षण है, बकरी पालन का है, इस तरह का करा रहे हैं। फिर सरकार के निर्देशानुसार जितने हमारे कैंप में लोग रह रहे हैं उनकी स्किल प्रोफाइलिंग हम लोग कर रहे हैं कि उनको किस तरह का हुनर उनके अंदर है, क्या काम करते थे, वो राजमिस्त्री का काम करते थे या मोटर मैकेनिक का करते थे या इलेक्ट्रीशियन का करते थे या प्लम्बर का काम करते थे या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनका हम लोग स्पेसिफिक सूची बना रहे हैं हमारे श्रम संसाधन विभाग और जो जिला उद्योग केंद्र है उसके माध्यम से। और केंद्रों पर जा कर के उनसे बातचीत करके हम लोग पूछ भी रहे हैं कि आप यहाँ रहते हुए ज़िले में क्या करना चाह रहे हैं। आप अपना व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो सरकार की जो योजना है उसके तहत हम लोग उनको सहायता उपलब्ध कराएंगे। और अगर वो लोग रोजगार करना मतलब काम करना चाह रहे हैं किसी यूनिट में तो उसको भी हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, उनको काम उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों का उद्देश्य है कि जो प्रवासी श्रमिक भाई बाहर से आए हैं उनको यहीं अपने ज़िले में, अपने पंचायत में, अपने गांव में रोजगार मिले, इस तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो उनके अंदर हुनर है उसके अनुरूप उनको रोजगार मिले, इस तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार जिले में विभिन्न जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी ने एसएसपी से बातचीत करने की बात कही और जिले वासियों के नाम एक अपील की है। आप भी सुनिए और इस अपील का पालन करिए। हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अब इस प्रकार के फेज में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इतना लंबा ये खींच रहा है कि अब सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत जरूरी हो गया है। अपनी रक्षा स्वयं करने की जो एक मानसिकता है वो अब विकसित होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे दुकानों को भी छूट मिल रही है, आवागमन के साधनों को भी धीरे धीरे मिल रही है। तो एक लिमिटेशन, एक लिमिट है जिसको कि जबरदस्ती इन्फोर्स कराया जा सकता है, हम लोग उसको करा ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम सभी जिलेवासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब आत्मानुशासन का परिचय देते हुए स्वयं जागरूक बने और अपनी रक्षा स्वयं करें, ये बहुत जरूरी है। हम कहीं अगर जाते हैं तो मास्क या गमछा जरूर पहन करके जाएं, और दुकान पर भी जाते हैं तो हम लोग स्वयं से सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। ये हम लोग अपनी आदत में अब डालें, क्योंकि ये लंबा चलना है, ये मामला लंबा चलेगा, ऐसा दिख नहीं रहा हम लोगों को कि नजदीक ये जल्दी खत्म होने वाला है। और हम लोगों के लिए बस थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जो पॉजिटिव केसेस हम लोगों के जिले में आ रहे हैं वो जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए हैं उन्हीं में हैं। हमारे जिले में पहले से जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में नहीं है। और उन लोगों को हम लोग चूंकि क्वारंटाइन कैंप में अभी रखे हैं, इसलिए बाहर ये मामले अभी नहीं फैल रहे हैं। जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात है उस तरह का मामला नहीं है कि एक से दूसरे को तीसरे चेन नहीं बन रही है। ये हम लोगों के लिए एक राहत की बात है। लेकिन फिर भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए जो सतर्कता बरतनी है उसको हम लोगों को बरतनी है। मुजफ्फरपुर में अब तक 18 ट्रेनों से 2170 लोग बाहर से आए हैं। इन सभी को प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर बने क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले में कुल 118 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों में 10,108 लोग मुजफ्फरपुर के हैं, बाकी दूसरे जिले के थे, जिन्हें अपने अपने जिले भेज दिया गया है। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर पर बिजली, पानी, शौचालय सहित रहने खाने की व्यवस्था कराई गई है। 2 टाइम भोजन और 1 टाइम का नाश्ता दिया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे पुरुषों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 600 रुपये प्रति व्यक्ति थाली, कटोरी, ग्लास के साथ लुंगी, गंजी और गमछा दिया गया है। वहीं महिलाओं को साड़ी, साया और ब्लाउज मुहैया कराई गई है। बच्चों को पैंट शर्ट और लड़कियों को फ्रॉक देने के साथ सभी को तेल, साबुन, टूथब्रश और पेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारे यहाँ जो प्रवासी श्रमिक भाई आ रहे हैं लगातार, अभी तक आज सुबह तक 18 ट्रेन से कुल लगभग 21,170 लोग पहुंच चुके हैं।
और इसमें से बहुत लोग दूसरे जिलों के थे जिनको हम लोगों ने भेज दिए हैं। इसमें से लगभग आपका 50% 11,647 लोग रेड जोन से आए हैं। रेड जोन से जो लोग आए हैं इनके लिए हम लोग प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप बनाए हैं, उसमें रख रहे हैं। और जो ऑरेंज या ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनको हम लोग उनके पंचायत के लेवल पर पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप में रख रहे हैं। अभी तक हम लोगों के यहाँ कुल 118 क्वारंटाइन कैंप फंक्शनल हो चुके हैं और इसको हम लोग इसमें लगभग 10,108 लोग रह रहे हैं। इसमें हमारा प्रखंड और पंचायत सब मिला करके है। प्रखंड स्तर पर जो रेड जोन के लोग आए हुए थे और रह रहे हैं उसमें लगभग 7,525 लोग हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बाकी लोग पंचायतों में रह रहे हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था की जानी है उसमें हम लोग उनके आवासन के लिए शौचालय और पेयजल के साथ व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें बिजली, पंखा, जनरेटर इत्यादि की व्यवस्था और उनके 2 टाइम भोजन और 1 टाइम नाश्ता की व्यवस्था ये हम लोग कर रहे हैं। उनको एक डिग्निटी किट के रूप में सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाना है 600 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से, जिसमें उनको हम लोग थाली, कटोरी और गिलास बर्तन में, बाकी लुंगी, गंजी और गमछा ये कपड़े में दे रहे हैं। अगर महिलाएं हैं तो उनको साड़ी, साया और ब्लाउज, बच्चे हैं तो उनको पैंट और शर्ट, बच्चियां हैं तो उनको फ्रॉक, ये डिग्निटी किट एक बनाई गई है उसमें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ उसमें तेल, साबुन, टूथब्रश, पेस्ट ये भी उपलब्ध कराने का निर्देश है, इसको भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 400 रुपये प्रति व्यक्ति की सीमा में हम लोग उनको आपदा विभाग की तरफ। एक तरफ बिहार में लगातार कोरोना के संक्रमण की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में लोग गाड़ियों में भर भर कर अपने गांव जा रहे हैं। जैसे ही कांटी और अहियापुर पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने 15 गाड़ियों को जब्त कर लिया। जमातियों वाले बयान पर बीजेपी सांसद अजय निषाद लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में रामबाग निवासी अविनाश कुमार ने सांसद अजय निषाद और भाजपा नेता भगवान लाल महतो पर मुकदमा दायर किया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता भगवान लाल महतो ने अजय निषाद के बयान का समर्थन किया था। इसे लेकर अविनाश ने अजय निषाद के साथ साथ भगवान लाल महतो पर भी परिवाद दायर किया है। अविनाश कुमार ने बताया कि सांसद के इस बयान से देश का माहौल खराब हो रहा है। देखिए 11 तारीख को रात्रि 9 बजे के जो डेन न्यूज़ पर जो न्यूज़ आई थी, जिसमें हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद महोदय अजय निषाद जी का जो बयान हम लोगों ने देखा, उससे हमारा बहुत ही दिल कुठाराघात हुआ, जिसके वजह से हमने ये किया है कि आज माननीय न्यायालय के कोर्ट में हमने एक परिवाद दायर किया है। और आज दायर करने का मेरा मकसद ये था कि अजय निषाद जी का जो बयान 11 तारीख को डेन टीवी के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मरकज़ के तमाम सदस्य जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोरोना फैलाने वाले हैं, ये आतंकवादी हैं, प्लस मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर जो इन्होंने कुठाराघात किया था। इन सब को लेकर जो आज अखबार के माध्यम से पता चला कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो जी ने और गिरिराज फैंस क्लब के लोगों ने जिस तरीके से उनके बयान का समर्थन किया है, इससे मेरी बहुत बड़ी चिंता बढ़ गई कि कहीं ऐसा न हो कि ये सिलसिला आगे बढ़ते जाए और एक धार्मिक उन्माद का रूप ले ले, जहाँ एक और आज कोरोना से जंग लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान के एकजुट होकर के लड़ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि हर धर्म के लोगों को एकजुट होकर के कोरोना से जंग लड़ना है। वैसे स्थिति में इस तरीके से उन्मादी बयानबाजी करने के कारण कहीं हमारी गंगा जमुना तहजीब जो मुजफ्फरपुर में बरकरार है उस पर कोई कुठाराघात न हो, इसको लेकर के हमने माननीय न्यायालय में आज परिवाद दायर करके उनसे हम न्याय की गुहार लगाया है और उन नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बातें कही है। पर क्यों नहीं केस किए और जाकिर नाइक? देखिए मौलाना साद और जाकिर नाइक का जो मामला है वह एक उच्च लेवल की मामला है और इसके लिए बहुत सारे राष्ट्रीय लेवल के नेता इस देश में बैठे हैं, ये उनका काम है।
हमारा काम है, हम मुजफ्फरपुर के, चूंकि हम एक एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में हम मुजफ्फरपुर में कार्य करते हैं और हमारी सोच ये है कि हमें मुजफ्फरपुर को पहले जो गंगा जमुना तहजीब है इसको बचाना है। अगर मुजफ्फरपुर की गंगा जमुना तहजीब पर कोई कुठाराघात करेगा तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सबसे पहले आगे आएंगे। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चाहे वो मौलाना साद हो, चाहे जाकिर नाइक हो, चाहे जितने भी मरकज़ के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोरोना फैलाने की बात है या आतंकवादी की बात है तो यह जांच की विषय है और केंद्र सरकार के पास तमाम जांच की एजेंसियां हैं, वो जांच करे पहले, उसके बाद आरोप सिद्ध होता है तो उन पर कार्रवाई करे। कथैया के डॉक्टर पुत्र पवन ठाकुर हत्याकांड के आरोपितों को गिरफ्तार करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय न्याय महासभा ने गुरुवार को धरना दिया। मौके पर मौजूद महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी ने कहा कि पुलिस की उदासीनता से अब तक डॉक्टर पुत्र हत्याकांड का उद्भेदन नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए धरना दिया गया, जिसमें संगठन के जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर, युवा राजद के जिलाध्यक्ष दीपक ठाकुर सहित कई अन्य सदस्य शामिल रहे। आज जो हमारे नेता माननीय आज़ाद गांधी जी ने आह्वान किया है, हर सामाजिक न्याय के लोग अपने घर पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ सांकेतिक धरना जो आज हम लोग देने का काम कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है लगातार अति पिछड़ा समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर के। हाल फिलहाल में अपने महीना दिन भी नहीं हुआ है, मोतीपुर में पवन ठाकुर जो 6 वर्ष का बच्चा था, उसका गर्दन काट के हत्या कर दिया गया, उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके साथ आपको बता दें, कई जगह पर नाई जाति के साथ, अति पिछड़ा के कई जाति के साथ, पटना में सन्नी गुप्ता की हत्या हुआ। इन सब तमाम मुद्दाओं को लेकर के सरकार के खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। हम लोग धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि अति पिछड़ा समाज को सुरक्षा दिया जाए और साथ में जो भी हमारे समाज में जिनकी भी हत्या हुई है उनके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो लॉकडाउन के बाद बहुत बड़े स्तर पे हम लोग का आंदोलन सरकार के खिलाफ होने वाला है। अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी द्वारा जांच के नाम पर स्पष्टीकरण करके जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से आर्थिक शोषण, भयादोहन, मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर जिला महासचिव देवन रजक सहित एसोसिएशन से जुड़े लोग मौजूद थे। पूर्व से मांग भी इनके यहाँ 6 सूत्री मांगे लंबित थी और एसटीओ पश्चिमी के खिलाफ जो भया दोहन का शिकायत था, जो पिछले हम लोगों ने भी 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल किया था, उसके सहित हमारा जिला प्रशासन से हमारा मांग था कि भाई जब से ई पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्नों को जनता के बीच वितरित किया जा रहा है, उस समय से जिनका ई पॉस मशीन में डज नॉट एक्सीड करता था सो, और पुराने जो अंत्योदय योजना का कार्ड था, कुछ बहुत ऐसे गरीब को ई पॉस मशीन में उनका नाम नहीं था, जिसका रजिस्टर पर हम लोगों ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक का माल दिया था। जो अभी मई महीना का जो ई पॉस मशीन में आवंटन चढ़ा है, उसमें हमारा वितरण के बाद भी बकाया खाद्यान्न ई पॉस मशीन में चढ़ा दिया गया है, उसको शून्य करने के लिए। दूसरा हम लोगों ने मांग रखा था कि कोरोना के महामारी में हमारे जन वितरण विक्रेता एक योद्धा की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसको न सैनिटाइजर, मास्क, न साबुन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और न ही बीमा कराया गया है। इसको लेकर तीसरा जो है कि राशन कार्ड नया बन के वितरित कर दिया गया है, लेकिन उसका आवंटन डीलरों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा जांच के नाम पर दोहन और शोषण के सही 6 मांगों को लेकर आज डीएम साहब से हम लोगों ने वार्ता किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिवंगत धर्मपत्नी शिक्षाविद मंजू सिन्हा की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पटेल हितकारिणी संघ की ओर से नवयुवक समिति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष रंजीत साहनी, लोजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहित जदयू और लोजपा के नेता मौजूद थे। आज हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की
पत्नी श्रीमती मंजू सिन्हा जी का आज पुण्यतिथि है। आज हमारे जदयू परिवार के तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और मैं अपने जदयू परिवार की तरफ से और मैं अपने तरफ से उनको श्रद्धा अर्पित करती हूँ। वो बहुत अच्छी महिला थी, शिक्षिका थी और ये मतलब जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी शिक्षिका थी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हम लोग को आज 50% आरक्षण दिए हैं महिलाओं के शिक्षक में, मतलब लड़कियों को भी जो पढ़ाई कर रही इंटर में पास करती हैं उसको भी 10,000 रुपया देने का काम करते हैं। ये पास करती हो तो 25,000 रुपया काम देने का काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी की 13वीं श्रद्धांजलि से हम सब जदयू परिवार की तरफ से ये श्रद्धांजलि दी गई है मुजफ्फरपुर की तरफ से। और वो एक बहुत कर्मठ महिला थी, उन्होंने नारी उत्थान के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद बैकुंठ शुक्ल के 86वें बलिदान दिवस के अवसर पर नागरिक मोर्चा की ओर से शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने भारत सरकार से मांग की है कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा पटना में लगाई जाए और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करने की मांग की। अमर सेनानी, महान देशभक्त अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की आज 86वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 1934 में फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को गया जेल में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। नागरिक मोर्चा बिहार सरकार से मांग करती है कि गया जेल का नाम शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाए और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाए। हाजीपुर स्टेशन परिसर में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा स्थापित की जाए। इसी मुजफ्फरपुर के सटे जिला वैशाली लालगंज के जलालपुर में महान देशभक्त का जन्म हुआ था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।